एसपी हूँ और आज यहाँ हूँ मैं आप सबसे अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। अपना डिप्रेशन वाला फेज़ भी मैंने देखा है और यानी कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं तो शायद आप दिन के 16-16 घंटे या 12-12 घंटे में 2018 में नो एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियली नॉट एट ऑल। फार्मेसी है, कम्युनिटी फार्मेसी है, हॉस्पिटल फार्मेसी है, क्लिनिकल का कंसेप्ट। तो वहाँ पे जो बिगेस्ट इशू अराइज हुआ था वो एक्सपीरियंस का हुआ था। कौन सा काम है जो लड़कियां नहीं कर सकती, ओब्वियसली कराना होगा, तभी वो कंपनीज आपको हायर करेंगी। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन रहेगी सीट्स की, तो वो ईयरली नहीं आती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ समीरा मुश्ताक। आई एम अ फार्मासिस्ट बाय प्रोफेशन और मैंने ग्रेजुएशन की है SPHS से, जो कि एफिलिएटेड है विद BZU। और मेरा जो सेशन था फार्म डी का वो था 2018 टू 2023 और मैं इस सेशन में गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ और आज यहाँ हूँ मैं आप सबसे अपनी जर्नी शेयर करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करने के लिए। और उससे पहले आपने इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और एंड तक इस वीडियो तक आपने कनेक्टेड रहना है। स्टे ट्यून विद अस। सो समीरा मुश्ताक, वेलकम टू माय चैनल। आई वांट टू नो दैट एक्सपीरियंस कि आपने हर साल जैसे है अचीवमेंट हासिल की फर्स्ट पोजीशन के साथ, नाउ माशाल्लाह यू आर गोल्ड मेडलिस्ट। तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या इसका जो क्राइटेरिया है वो मेनली बताएं, और आपने क्या जो है इससे एक्सपीरियंस हासिल किया अबाउट योर अप्स एंड डाउन, एनी हार्डर्स दैट यू फेस इन दैट ड्यूरेशन। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस जो था 5 साल का वो बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन गुजरा है। और उसकी रीज़न ये थी कि शायद मेरे पास बहुत ज़्यादा सपोर्टिव पेरेंट्स थे, बहुत ज़्यादा टीचर्स थे, बहुत अच्छे टीचर्स थे और बहुत काबिल टीचर्स थे जिन्होंने मेरा पूरे 5 साल साथ दिया। और दोस्त भी आपके अच्छे होने चाहिए, ऑब्वियसली योर कंपनी डिफाइंस यू। तो दोस्त भी ऐसे होने चाहिए जो आपको हर वक्त बैकअप करने के लिए तैयार हों। और दूसरी बात जो आपने पूछी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो वो ये है कि अबव 65, हमें पता है कि FSC प्री मेडिकल में जो है अबव 65% होनी चाहिए। और ये परसेंटेज मैं आपको बता रही हूँ प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से, कि प्राइवेट सेक्टर में अगर आपने एडमिशन लेना है तो आपके पास 65% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए FSC प्री मेडिकल में। लेकिन अगर आपने पब्लिक सेक्टर में अप्लाई करना है, जिस तरह BZU है, DCUF यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि फार्मली ऑफ़र करवा रही हैं, तो वहाँ पे आपको पता है कि मेरिट होता है और मेरिट जो होता है बहुत सख्त होता है। तो आपको वहाँ पे आजकल मैंने सुने में ये आया है कि MD कैट भी काउंट होगा, मतलब जो स्टूडेंट्स भी फार्म डी को परस्यू करना चाहते हैं तो वो MD कैट भी देंगे और उसमें भी अच्छी परसेंटेज स्कोर करनी उनके लिए लाजमी होगी। बाकी जो आपने मुझसे पूछा है मेरे एक्सपीरियंस का, तो वो ये था कि ये इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर, कि डिप्रेशन वाला फ़ेज़ भी मैंने देखा है और मेहनत करने वाला फ़ेज़ भी देखा है। और जो लैब वर्क था वो इंतहाई हेक्टिक था, लेकिन उसके साथ साथ मैं कुछ नया लर्न कर रही हूँ, सीख रही हूँ। तो वो वाली जो चीज़ थी ना, वो इस तरह की खुशी देती थी कि मुझे उस चीज़ को करने में भी मज़ा आता था। और दूसरी बात ये है कि मैं कोई किताबी कीड़ा नहीं हूँ, शुरू से पढ़ने वाली बच्ची थी, अच्छी बच्ची थी, लेकिन किताबी कीड़ा नहीं थी। जो बच्चे ये समझते हैं ना कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं तो शायद आप दिन के 16-16 घंटे या 12-12 घंटे सिर्फ पढ़ती ही रहती होंगी, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। आपने अपनी लाइफ को जो था, जिस तरह मैं थी, मैंने बैलेंस्ड वे में ही लिया है, पढ़ाई भी, साथ में सोशल लाइफ भी और अपनी एक्टिविटीज़ भी। और वही था कि आप अपना टाइम टेबल खुद से एडजस्ट करें और नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह ही पढ़ें और अपने सबसे पहले के गोल सेट करें और फिर उनको अचीव करने के लिए मेहनत करें। चला से आप नेक्स्ट आई वांट टू नो कि आपने इस जो है दौरानिया में कितना जो है आपका अभी तक सरमाया लग चुका है, लाइक क्या एक्सपेंसेस एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूट के हिसाब से। फिर उसके बाद करियर और स्कोप पे भी आते हैं। ऑब्वियसली इट वाज द प्राइवेट सेक्टर इन विच आई हैव बीन स्टडिंग। बेशक वो एफिलिएटेड था BZU से। तो मेरा जो पूरा 5 साल का पैकेज था वो डिसाइडेड हुआ था 15 लाख में 2018 में। अब के जो कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ऑब्वियसली पढ़ाई के एक्सपेंसेस दिन ब दिन बढ़ ही रहे हैं जैसे बाकी एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। और BZU में जो है वो इससे भी ज़्यादा कम है, क्योंकि BZU पब्लिक सेक्टर है। तो वहाँ पे जब आप वैसे भी मेरिट पे सिलेक्ट होकर जाते हैं तो ऑब्वियसली आपकी फ़ीसेस कम हो जाती हैं। और दूसरा ये है कि वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं फ़र्दर परस्यू करने के लिए, जबकि प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कोई नहीं है। कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है एट दैट टाइम आपके जो पैकेजेस वगैरह होते हैं, बनते हैं, उनमें वो कमी तो कर देती हैं, लेकिन बच्चों को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए कोई स्कॉलरशिप्स नहीं देते।
जबकि बीजीयू जो है वो पब्लिक सेक्टर है, वहाँ पे बच्चों को बहुत सारी स्कॉलरशिप से भी ड्यूरिंग द कोर्स उनको अवॉर्ड किया जाता है, जो कि उनका फाइनेंशियली बैकअप के तौर पर काम करता है। सो आपको ये जो गोल्ड मेडल है ये प्राइवेट सेक्टर से मिला है या आपको BZU से मिला है? जो मैं गोल्ड मेडलिस्ट मुझे मिला है वो ऑब्वियसली बीजीयू से ही मिला है, क्योंकि मैंने जिस तरह आपको पहले ही शेयर किया है, बताया है कि मैं बीजीयू से एफिलिएटेड हमारी यूनिवर्सिटी है, तो इन हाउ पढ़े हम बेशक SPHS में हैं, लेकिन हमें डिग्री अवार्ड करने वाले, हमारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने वाले और A to Z तक जो है वो सब कुछ बीजीयू ने ही हमें अवार्ड किया है। तो आपको इस दौरान कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड की गई हो, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया हो? मैं जिस तरह मैं बता रही हूँ कि प्राइवेट सेक्टर था, तो प्राइवेट सेक्टर में वो नहीं देते, स्कॉलरशिप्स नहीं करते। कुछ प्रोवाइड नहीं किया गया? नहीं किया गया। कोई नो एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियली, नो, नॉट एट ऑल। अलबत्ता ये था कि सर्टिफिकेट्स हो गए, शीट्स वगैरह हो गई, एक तरह की जो है कि मोटिवेशन और एप्रिसिएशन मुझे इस फॉर्म में दी गई है, लेकिन स्कॉलरशिप के फॉर्म में नहीं, सॉरी टू से। सो आफ्टर डन डी फार्मा आपके पास उसके बाद क्या रास्ते निकलते हैं? मीन्स आप किस फील्ड में जा सकते हो, आपके पास इसके क्या स्कोप होता है, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें। ऐसी बहुत सारी फील्ड हैं, पब्लिक सेक्टर में भी हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा हैं। लाइक सबसे पहले तो है आप लोग फर्दर हायर एजुकेशंस, मतलब हायर स्टडीज़ MPhils वगैरह करके और PhD करके टीचिंग की तरफ भी आ सकते हैं। और इसके अलावा अगर दूसरा रूट देखा जाए जॉब का, तो जॉब में हमारे पास रिटेल फार्मेसी है, कम्युनिटी फार्मेसी है, हॉस्पिटल फार्मेसी है, क्लिनिकल का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस्ड हो गया है। उसके अलावा से फार्माकोविजिलेंस है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी है हमारे पास। और ये जो सारी हैं, ये सारी हमारी फील्ड्स ही हैं जो कि आपको आगे ले जाती हैं। अब रिटेल का कंसेप्ट आ जाता है कि जिस तरह हम लोग आम नॉर्मल फार्मेसी देखते हैं कि खुली हुई होती हैं हॉस्पिटल के पास। हॉस्पिटल फार्मेसी में ये है कि बीइंग अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट यू कैन ज्वाइन एनी हॉस्पिटल एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू द पेशेंट एट दैट प्लेस। और इंडस्ट्रियल फार्मेसी की बात की जाए तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, आप वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सीट्स हैं। लाइक QC में भी है, QA में भी आपकी चाहिए होती है। एज अ प्रोडक्शन फार्मासिस्ट भी आप वहाँ पे वर्क कर सकते हो। और इसके अलावा फार्माकोविजिलेंस की जो है न्यू एरा, जिस तरह एक कह सकते हैं कि इंट्रोड्यूस्ड हुआ है इस टाइम में, वो ये है कि फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर्स जिस तरह की है, आप सुनने में आते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स और एडवर्स इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा अराइज़ होते हैं या रिपोर्ट होते हैं, तो फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर्स इन सबको मतलब इन सब से डील कर रहा होता है। ओके गुड। सो समीरा मुश्ताक, आई वांट टू नो कि आपने डी फार्मा के बाद मीन्स आपको 8-9 मंथ्स हो गए हैं अप्रॉक्स, तो आपने अभी तक जॉब्स के लिए अप्लाई किया हो, लाइक आपने इंटरव्यूज़ दिए हों, तो उनके लिए आपको कुछ डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही हो, उसके बारे में थोड़ा सा शेयर करें। जी, ऑब्वियसली मैंने दिए हैं इंटरव्यू, मतलब MPhil का टेस्ट वगैरह, और MPhil में एडमिशन लेने से पहले ऑब्वियसली मैंने टेस्ट दी, मतलब इंटरव्यूज़ वगैरह दिए थे जॉब के लिए। तब वहाँ पे जो बिगेस्ट इशू अराइज़ हुआ था वो एक्सपीरियंस का हुआ था। और एक्सपीरियंस में यही था कि हॉस्पिटल में मोस्टली हॉस्पिटल, ऑब्वियसली मेरा इंटरेस्ट जो था वो ज़्यादा था हॉस्पिटल साइड पे और क्लिनिकल साइड पे। तो वहाँ पे जितनी भी जॉब्स हैं इवन कि अब तक, तो वो एक्सपीरियंस डिमांड करते हैं कि हमने किसी भी पर्सन को हायर करना है तो उसका एक्सपीरियंस होना लाज़मी है। इस वजह से बात नहीं बनी। तो फिर मैंने उसके बाद MPhil में एडमिशन ले लिया। तो MPhil के बाद मैंने कुछ मार्केटिंग की सीट्स थी, तो मार्केटिंग की सीट्स के लिए भी इंटरव्यू दिए थे। तब वहाँ पे मसला ये बना था कि आप MPhil के साथ तो कैसे मार्केटिंग की जॉब कर सकते हैं, क्योंकि मार्केटिंग की जॉब इटसेल्फ बहुत टफ़ है। चाहे वो मेडिकल रैप की हो, चाहे आपके पास किसी भी तरह की जॉब ऑफ़र होती है, तो उसमें जो टाइमिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा थोड़ी सख्त हैं, रिजिड किस्म की हैं। और MPhil के साथ वो उनको लगता है कि शायद हमारा एम्प्लॉय जो है वो अच्छा वर्क नहीं कर पाएगा, तो इसलिए बात नहीं बनी। और फिर मेरा जो अपना इंटरेस्ट था वो फर्दर स्टडीज़ की तरफ ही गया, और मैं MPhil को ही आगे लेकर जा रही हूँ। तो इंशाल्लाह इसी में ही एक्सेल करके होप्स हो कि मैं टीचिंग की तरफ ही आऊँगी। ये क्वेश्चन है जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत उठाया जाता है कि गर्ल्स को फार्मेसी नहीं करनी चाहिए, मीन्स के वो फार्मेसी स्टोर कैसे खोलेंगी, लाइक कैसे वो वर्क करेंगी, तो उस बारे में आपका क्या राय है? उस बारे में ये कहूँगी कि कहने को तो बहुत कुछ कहा जाता है कि लड़कियां नहीं कर सकती। तो आजकल के दौर में, या जो एरा हम देख रहे हैं कि आने वाले दौर में आ रहा है,
उसमें ऐसा कौन-सा काम है जो लड़कियाँ नहीं कर सकती? ऑब्वियसली कर सकती हैं अगर वो अपना इंटरेस्ट लेके आएँ, अपना गोल सेट करके आएँ। आजकल के बच्चे हैं ना, अगर आप गर्ल्स को छोड़ के भी लड़कों से भी पूछें ना कि आप यहाँ पे फार्मेसी या डी-फार्म आपने जो है क्यों सेलेक्ट की है? मतलब आपने क्या सोच के ये वाली फ़ील्ड ऑप्ट की है? तो एक ही जवाब आता है कि जी एमडी कैट दिया था, एमबीबीएस में जाना था, वहाँ पे हमारा मेरिट नहीं हुआ, हमारा वहाँ पे मेरिट नहीं बना, एडमिशन नहीं मिला, तो हम फार्मेसी की तरफ आ गए। क्योंकि इसमें भी आप डॉक्टर का साथ ऑब्वियसली रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और डॉक्टर का साथ लेबल भी लगा सकते हैं, और दूसरा इसका स्कोप हमें ज़्यादा दिखा तो हम आ गए। हालाँकि जो हम लोग इस चीज़ से स्टार्ट लेते हैं ना, ये स्टार्ट ही गलत है। आपने कोई भी प्रोफ़ेशन है, चाहे वो फार्मेसी है, चाहे जो मर्ज़ी प्रोफ़ेशन है, ऑप्ट करना है उससे पहले सोचना है, समझना है, क्या वाक़ई हमारा इसमें इंटरेस्ट है? क्या हमारे वाक़ई ही लॉन्ग टर्म गोल हैं या नहीं है इस डिग्री को करने के बाद? तो जहाँ तक मैं कहूँगी कि ऑब्वियसली हर करना है, कर सकती हैं, लड़कियाँ भी कर सकती हैं, अपने लिए अपॉर्च्युनिटीज़ उन्हें खुद पैदा करनी है, खुद आगे बढ़ना है। और इस फार्मेसी में भी बहुत कुछ ऐसा है जो लड़कियाँ नोबल प्रोफ़ेशन के तौर पर आगे परस्यू कर सकती हैं, जैसे टीचिंग इज़ वन ऑफ दैम। So finally, I want to know about pros and cons of D Pharma degree. प्रोस तो बहुत सारे निकल आएँगे। जैसे ऑब्वियसली जब आप कोई भी फ़ील्ड को लेते हैं तो उसमें फ़ायदे तो सबसे पहले ही दिखते हैं हमें। हम फ़ायदा देख के ही किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, तो फ़ायदे तो बहुत सारे हैं। लाइक अगर आप जॉब नहीं भी करते तो आप अपनी इस डिग्री के बिहाफ़ पर अपना मेडिकल स्टोर, अपनी फ़ार्मेसी खोल के अपना बिज़नेस रन कर सकते हैं अपने सेल्फ पे। आप अच्छा अर्न भी कर सकते हैं, अपनी फ़ैमिली को भी सँभाल सकते हैं। तो और आप अपनी डिग्री की बेस पर बाहर भी जा सकते हैं एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में। लाइक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो है फ़ॉरेन कंट्रीज़ के भी टेस्ट वगैरह क्लियर करने के बाद और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करने के बाद इवन बाहर जाकर भी सर्व कर रहे हैं। उसके अलावा अगर कॉन्स की बात की जाए तो बीइंग अ स्टूडेंट हम ये सोचते हैं कि 5 साल की बहुत हेक्टिक और बहुत टफ़ डिग्री के बाद यूँ ही हम ग्रेजुएट होके बाहर निकलेंगे तो डिफरेंट सेटअप्स और ऑर्गेनाइजेशन हमें विलिंगली हायर कर लेंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी, टाइम भी देना पड़ेगा, अपनी स्किल्स को बहुत अच्छा और बहुत बेहतर अंदाज़ में सँवार के आगे लेके आना होगा, तभी वो कंपनीज़ आपको हायर करेंगी। एक जो क्वेश्चन है जो अक्सर मेरे माइंड में आता है कि एज अ गर्ल आपने जो है 12 ईयर आपने एफएससी में लगाई, देन आपने 5 ईयर का ड्यूरेशन डी फार्मा में क्लियर किया विद अ लॉट ऑफ अचीवमेंट्स, एंड नाउ यू आर डूइंग एम फिल जो कि 2 साल के। तो आपने ये 19-20 ईयर्स का जो ड्यूरेशन है, इसके बाद जो है आप खुद को कहाँ देखती हैं आने वाले टाइम के लिए? मीन्स क्या इंस्पिरेशन है जो आप देना चाहेंगी? इंशाल्लाह आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू अचीव दैट लेवल। सबसे बड़ी बात यही है कि बीइंग अ गर्ल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है और एक अच्छा स्टेटस और एक अच्छा अपना मकाम सोसाइटी में क्रिएट करना है, जो नॉर्मली सब गर्ल्स सोचती ही होंगी, जैसे कि मैं सोचती हूँ। और मेरा एमफिल करने का मकसद ही यही था कि मैं फ़र्दर पीएचडी परस्यू करूँ, और उसके लिए ये था कि मैं बाहर से करूँ, इंटरनेशनली लेवल पे पीएचडी को करूँ। तो और टीचिंग में, और मैं अभी वेट कर रही हूँ पीपीएससी का, कि जो ही पीपीएससी की तरफ से कोई सीट्स आती हैं तो उसका टेस्ट दूँ और ट्राई करूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी कोई अपनी जॉब जो है वो सिक्योर कर सकूँ। और अगर ये नहीं है तो दूसरा ऑप्शन तो मेरा फाइनल है, जो कि है टीचिंग का, और इंशाल्लाह आफ्टर एमफिल आई विल परस्यू टीचिंग प्रोफेशन। अच्छा, तो पाकिस्तान में जो पीपीएससी की सीट्स हैं वो ईयरली आती हैं और कितनी आती हैं, इस बारे में थोड़ा सा हमें गाइड करें। पीपीएससी जो है वो स्टैंड करता है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें हर डिपार्टमेंट के, मतलब जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सब की सीट्स आती हैं। अगर मैं अपने प्रोफेशन की बात करूं तो उसमें आती हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की, क्लिनिकल की, और ड्रग इंस्पेक्टर की, और गवर्नमेंट एनालिस्ट की। क्लिनिकल और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट मेनली जितने भी आपको हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल्स दिखेंगे वहाँ पे अपना काम करते हैं। गवर्नमेंट एनालिस्ट डीटीएस मतलब ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ में, और ड्रग इंस्पेक्टर जो हैं वो आपको इंस्पेक्ट करते हुए, मतलब जिस आप सुनते हैं कि हर तहसील का और ड्रग इंस्पेक्टर चेंज होता है और उसका काम यही होता है कि रेगुलेटरी अफेयर्स को, इन सबको संभालना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जहाँ तक बात रहेगी सीट्स की, तो वो ईयरली नहीं आती। मतलब जब कभी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जितनी सीट्स आती हैं या कहीं पे भी कोई सिचुएशन वैकेंट होती है तो तब ही पीपीएससी कंडक्ट होता है। और अभी भी हुआ है 2024 में, जनवरी में हुआ है। अब होप सो कि हमारे लिए कब आएगा।
एनी एडवाइस जो अभी डी फार्मा करना चाहते हैं, ये जो डी फार्म करना चाह रहे हैं, जो आपको फॉलो करना चाह रहे हैं, एज़ यू आर द ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ आवर पाकिस्तान, आप जो हैं फ़ख्र है हमारे पाकिस्तान का, तो कोई ऐसी जो एडवाइस है जो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मैं जो आप सबको जितने भी मुझे सुन रहे हैं इस वक्त देख रहे हैं और जो जो चाहते हैं कि वो फ्यूचर में फार्म डी को जो है ऑप्ट करना चाहते हैं और एम्बिशियस हैं, मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि एम्बिशियस हैं और जिनके गोल हैं करने के लिए और कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ नया करने के लिए, तो मैं उनसे ये कहूँगी कि आपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी, जो कि 5 साल का ड्यूरेशन है, बहुत बड़ा है, वहाँ पे आपने कोशिश करनी है, बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप एक्सपोज़र लें। मतलब स्टडी से हट के जितने भी सेटअप्स मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं, चाहे रिटेल है, कम्युनिटी है, हॉस्पिटल है, कहीं ना कहीं से आप एक्सपोज़र लें इन द फॉर्म ऑफ इंटर्नशिप्स और क्लिनिकल ट्रेनिंग अगर कराई जाती हैं तो, ताकि अगर जब जिस वक्त आप ग्रेजुएट हो के बाहर आएँ, आपको इन सब फील्ड्स की नो हाउ हो और इस दौरान में आपको अपना इंटरेस्ट भी मालूम हो जाएगा। जो चीज़ें आप ग्रेजुएट होने के बाद सोचते हैं और बहुत ज़्यादा सवाल आता है कि जी फार्म डी के बाद कौन सी फील्ड में जाएं, क्या काम करें, तो ये कन्फ्यूजन आपकी वक्त से पहले ही दूर हो जाएगी अगर आप फील्ड के दौरान ही इंटर्नशिप्स वगैरह करते हैं और एक्सपोजर्स लेते हैं और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। नॉलेज जो है वो इस डिग्री के दौरान आपको मिल ही जाता है। ये ऑब्वियसली आपको नॉलेज होता है, आप कैपेबल होते हैं, तभी आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट फ्रॉम पंजाब फार्मेसी काउंसिल डिक्लेयर और सर्टिफाइड हो ही जाते हैं। लेकिन जो चीज़ मैटर करती है वो आपकी स्किल्स मैटर करती हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हों, चाहे वो जो भी हों, वो आपको फील्ड में जाके ही आप अर्न करते हैं। तो मैं आप सबको ये एडवाइस करूँगी कि गो फॉर एक्सपोजर। अगर फार्मेसी से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई स्टडी में आपको हेल्प चाहिए हो, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट ऑफ विशेस टू ऑल द पीपल हु आर सीइंग मी एट दिस टाइम। अल्लाह हाफिज़।